Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो कंसेप्ट वीडियो नंबर 2 और आज हम वेरिएबल मास सिस्टम डील करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के थ्रू हम वेरिएबल मास के अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी पार्ट हैं, वो सारा कुछ कवर करने वाले हैं एक छोटे से टाइम स्पैन पे। बिकॉज मैंने सारी स्लाइड्स ऑलरेडी कंप्लीट करके रखी है, सो हम वन बाय वन मेरे साथ साथ अब चलेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, चाहे वो जो भी प्रीवियस ईयर से एडवांस में सवाल तो नहीं, बट INPH वगैरह में जो भी सवाल आए वो सारे सवाल को हमने इंक्लूड किए हैं और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल मास का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले शुरू करेंगे एक छोटे से उसके प्रूफ के साथ। माइनर जो भी थ्रस्ट का फोर्स है उसके प्रूफ के साथ शुरू करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं ये ओवरऑल एक छोटा सा प्रूफ है या फिर बोल सकते हैं एक छोटा सा मेथड है जिसके थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो मान लो ये अपने पास एक m मास था, ये हमारे पास एक m मास था। इस मास पे ओवरऑल पहले m मास था, v की वेलोसिटी से चल रही थी, ऐसा मान लिया। उससे फिर कुछ dm मास बाहर निकल जाता है जिसकी स्पीड ग्राउंड से कैसे लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस दिस, ऐसा कुछ आ गया हमारा। What is VR? VR is relative velocity of VR is velocity of dm with respect to main mass. मेन मास मतलब ये बड़े वाले मास के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो उस स्पीड से बाहर निकला और आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड ऐसा लिख सकते हो, तो हमने वैसा ही कुछ किया। फिर इस पे एक सामने की तरफ लगातार एफ फोर्स लग रहा है, तो हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखना चाह रहे थे यहाँ पे और वैसा ही कुछ किए। तो फाइनल मोमेंटम इज, इसका मोमेंटम लिखे पहले m माइनस एम टाइम्स ऑफ इसकी वेलोसिटी, और ये जो मास है हमारा dm वाला मास, इसकी मोमेंटम लेफ्ट डायरेक्शन में, इस वजह से लेफ्ट के लिए एक नेगेटिव लगा लिए dm vr माइनस v dv। और साथ में इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, ये पूरा m मास था और v वेलोसिटी से चल रहा था, तो माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स f डॉट dt। तो ठीक है, ऐसा कुछ हमने किया है यहाँ पर। और साथ में अगर आप देखो तो इसको जब आगे ओपन कर रहे हैं तो ये dm dv वाले टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज या फिर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, या फिर इग्नोर करना है तो इग्नोर करते हैं, बिकॉज ये मासेस बहुत छोटे हैं, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट। और फिर यहाँ पे ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, ये m वाले टर्म कैंसिल हो गए, f dt के इक्वल किए। तो जब इस इक्वेशन को, इस dt को इस साइड भेजे और हमने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, f प्लस एक फैक्टर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि ये एफ फोर्स तो लग ही रहा है, बट इस एफ फोर्स के साथ साथ एक और फैक्टर का फोर्स आया है, विच इज dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। तो एक बार समझते हैं ये dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव क्या बता रहा है। तो dm बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब किस रेट से मास बाहर जा रहा है, और वी रिलेटिव क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, इस मेन मास के रेस्पेक्ट में वो किस वेलोसिटी से बाहर गया, ठीक है। तो ये तो अभी इसका फॉर्मूला सा हो गया, इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सोचना है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर किस तरह से चीजों को डील कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज में हमें बेसिक आइडिया रिलेटेड टू थ्रस्ट देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो आप ऐसा समझो कि ये मेरे पास एक मेन मास तो था ही, ठीक है, ये मेन मास था जिसमें ये एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब इस मेन मास के रेस्पेक्ट में इसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से तो दोनों के पास जो भी था मतलब वेलोसिटी था, बट अगर इसके ऊपर बैठ जाऊंगा तो ये पूरे कंबाइंड सिस्टम के पास इनिशियली कोई भी मोमेंटम नहीं था। अगर मैं इस डीएम मास को भी अभी अंदर मान रहा हूँ, इनिशियली ये वी से चल रहा था, इसी के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ मोमेंटम नहीं था। बट इसके रिस्पेक्ट में जब ये डीएम मास किसी वीआर की स्पीड से बाहर निकला तो इस सिस्टम के पास एक मोमेंटम आ गया, इस सिस्टम के पास एक मोमेंटम आ गया। तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा मोमेंटम है, तो एक्स्ट्रा मोमेंटम इसके पास
इनिशियली जीरो था, एक्स्ट्रा जो भी अभी मोमेंटम है वो एक्स्ट्रा मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो वी आर की स्पीड से अगर इसके रिलेटिव में ये बाहर गया है तो इसके पास क्या मोमेंटम आया होगा, तो वो आया होगा डीएम इंटू वी आर विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो डीएम इंटू वी आर का मोमेंटम आया है, और मान लेते हैं मोमेंटम जो आया है वो पर यूनिट टाइम अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो डीपी बाई डी टी करूंगा। सो वो मुझे डीएम बाई डी टी इंटू वी आर मिलेगा। और ये ओवरऑल आप बोल सकते हो rate of change of momentum of that mass is force on that mass। तो उस मास पे लगने वाला ये फोर्स है, और अगर ये उस मास पे लगने वाला फोर्स है तो ये मास पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में ये मोमेंटम गेन किया है। तो ये जो बचा हुआ मास है इस पे सेम रिएक्शन का फोर्स आगे की तरफ लगा होगा, बिकॉज इसने ही इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो इस पूरे बचे हुए सिस्टम पे आगे की तरफ सेम थ्रस्ट आएगा। और इस थ्रस्ट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डीएम बाई डी टी इन वी रिलेटिव। तो ये जो हमने पीछे प्रूव किया फॉर्मूला जो भी निकाला, वो उसका एप्लीकेशन इस तरह से सोचना है। तो आप जब भी अब आगे रिलेटिव मास वाली चीजों को डील करोगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे जो भी पोर्शन आ रहा है या फिर जो भी पोर्शन जा रहा है उसने किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज किए। तो जिस भी डायरेक्शन में उसमें मोमेंटम चेंज हुआ है उस मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो उस पे लगने वाली फोर्स होगी। और जो बचा हुआ मास है जिसमें वो ऐड हुआ है या फिर सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट करके दूसरे वाले सिस्टम पे फोर्स की वैल्यू लिखने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक आइडिया होगा इस थ्रू आउट इस चैप्टर में, चाहे वो कोई भी हार्ड से हार्ड सवाल हो, सोचना हमें कुछ इसी तरह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि दो जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे स्टैंडर्ड जो कि हर जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक रॉकेट वाला सवाल हो जाता है एंड एक हो जाता है मान लो कि इससे मास कुछ ऐड हो रहा है। तो मैं रॉकेट वाले क्वेश्चन को तो मैंने इंक्लूड किया नहीं है, एक ही बात है इक्वेशन वैसे ही बनने वाले हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे एक केस में मास को ऐड करते हैं और एक मास में मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक सेकंड केस में मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में ऐड करेंगे, और फिर देखते हैं दोनों केस में इक्वेशंस किस तरह से बनानी चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके एक केस में हमने मास को ऐड किया है, दूसरे मास में मास को सब्ट्रैक्ट, दूसरे केस में मास को सब्ट्रैक्ट किया है। और ध्यान से आप मेरे साथ चलेंगे, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बोर्ड पे, धीरे धीरे समझते हैं क्या चल रहा है इसमें। तो इसमें सैंड है, सैंड बाहर निकल रहा है लगातार और बोला जा रहा है किसी कांस्टेंट रेट के से निकल रहा है। इसकी इनिशियल स्पीड कुछ वी नॉट थी, मान लेते हैं इनिशियली वी नॉट से चल रहा था जब सैंड गिरना शुरू हुआ तब, और इसमें लगातार फिर सैंड गिरना शुरू हुआ, तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसका बताना है कैसे चेंज हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि जब इस पे सैंड बाहर से ऐसा आके सैंड इस पे फॉल किया, तो जब जैसे इस पे सैंड गिरा तो इस सैंड के पास पहले एक्स डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं, तो मोमेंटम इन एक्स वाज इनिशियली जीरो। बट जैसे इस पे गिरता है तो बोला जा रहा है सवाल में कि गिरते ही ये क्या कर जाता है, इस पे स्टिक कर जा रहा है। और स्टिक करने से अब जो भी मोमेंटम इस फ्रेम के पास था वो मोमेंटम उसके पास आ रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल पे फ्रेम ने सामने की तरफ फोर्स लगाई है तभी इसके पास मोमेंटम आया है। तो इस फ्रेम पर इस पार्टिकल ने पीछे की तरफ कुछ फोर्स लगाई होगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाई होगी। तो आप देख सकते हो हमने वैसा ही कुछ किया है। तो ये जो सामने की तरफ फोर्स लग रहा है ये अगर निकाल लेते हैं तो वो फोर्स हम फ्रेम में पीछे की तरफ लगाएंगे एंड फिर फाइनली वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन लिखते हुए। तो वैसा ही कुछ कोशिश की है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये पार्टिकल गिरा उसके पास क्या मोमेंटम आ गया। अगर मान लेते हैं डी टी टाइम पे टी से टी प्लस डी टी पर देख रहे हैं तो कितना मास गिर गया होगा, के डी टी। और ये के डी टी पार्टिकल्स कितने बोल सकते हैं कितना मोमेंटम गेन कर लिए होंगे, के डी टी इंटू वी, के डी टी इंटू वी, ये मोमेंटम इनके पास आ गया होगा, डिवाइडेड बाई डी टी कर लिए तो के इंटू वी हो गया कुछ फैक्टर। मतलब ये फोर्स लगा है इस डीएम मास जो कि गिरे थे सामने की तरफ, तो सेम फोर्स इस पे लगा होगा पीछे की तरफ। तो हमने उसी फोर्स को लिख लिया माइनस के इंटू वी, माइनस उसने लिखे बिकॉज हमें पता है कि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, वेलोसिटी को पॉजिटिव माने तो माइनस के इंटू वी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो बस ठीक है, उस हिसाब से हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लिया और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज लिखना चाह रहे हैं dv/dt। तो उस हिसाब से क्या लिख लेंगे, m प्लस के टी। वॉट इज वाई इज m प्लस के टी, बिकॉज हम किसी टाइम t पे लिख रहे हैं, तो के टी मास ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके होंगे, तो m प्लस के टी इंटू dv/dt। फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड हमारा आंसर मिल जाने वाला है। बिल्कुल बेसिक सा इंटीग्रेशन है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी v नॉट टी, टाइम t पे वेलोसिटी कुछ v हो गई है। ये हुआ पार्ट वन। पार्ट टू पर आते हैं। इसमें मास बाहर निकल रहा है, मतलब इसमें बहुत सारे मासेस थे, एंड अब इसमें से एक डीएम मास किसी टाइम dt पे बाहर निकल गया, और किस रेट से निकल रहा है, के की रेट से निकल रहा है। तो फिर से वही चीज है, कितना मोमेंटम गेन किया होगा। तो ये किसके रिलेटिवली देख रहे हैं, इसके रिलेटिवली, ये v की स्पीड से चल रहा है किसी भी इंटरवल पे, इसकी वेलोसिटी v थी, और इनिशियली मान लेते हैं v नॉट की स्पीड। थोड़ा केस को आप समझ लो क्या क्या है इसमें। पहले फोर्स, इस पे कांस्टेंट फोर्स f लगा रहे हैं हम, पहला चीज। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टी के रेट से इस पे लगातार जो भी मासेस है, वाटर है, वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी, जबकि ये मास जो डीएम मास है वो वी आर के रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो फिर वही चीज है, अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखूं मैं चीजों को, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। बिकॉज जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाली वेलोसिटी ऑलरेडी रखेगा अपने पास, तो जो मोमेंटम इसका ओवरऑल चेंज हुआ है बाहर निकलते हुए, वो पीछे की डायरेक्शन पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम आया है उसी की वजह से। तो ये वाले मोमेंटम लिख लिए, dm/dt इंटू, मतलब dm इंटू वी रिलेटिव, dm इंटू वी रिलेटिव इसका ओवरऑल मोमेंटम हो गया, और इसका जो रेट ऑफ चेंज है मुझे ये निकालना है, तो dm/dt कर दिया, तो यहाँ से k इंटू वी रिलेटिव आ गया। तो इस मास पे पीछे की तरफ k इंटू वी रिलेटिव का फोर्स है, तो इस पूरे सिस्टम पर आगे की तरफ ये सेम फोर्स है, k इंटू वी रिलेटिव। k इंटू वी रिलेटिव का फोर्स सामने की तरफ है। हमने इक्वेशन की पे एफ एक ऑलरेडी फोर्स था, के इंटू वी रिलेटिव का टर्म आ गया, इज इक्वल्स टू किसी भी इंस्टेंट पे टाइम टी पे इसका मास है एम माइनस के टी इंटू एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। वेरिएबल सेपरेबल लगाते हुए सेपरेट कर दिए चीजों को, और फाइनली फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। तो मैं यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ, आप आगे इसको समझ सकते हो कैसे करना है। तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा वाइड मैथमेटिक्स, जो कि बहुत कॉमन मैथमेटिक्स है, मैं उसमें इस वीडियो पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर कुछ ट्रिक की जरूरत होगी, मतलब थोड़ी सी ट्रिकी वाली पार्ट होगी, कुछ अच्छा मैथड होगा, तो मैं उस पर आपको हेल्प जरूर कर दूंगा। तो ये ओवरऑल हुआ हमारा कि किसी भी सिस्टम से मास आ रहा है और मास जा रहा है, तो उस केस में हम उस सिस्टम को कैसे देख सकते हैं, उस पर फोर्सेस वगैरह कैसे बना सकते हैं, वो हमने अभी के फिलहाल दो स्लाइड्स में देखा। तो अब आगे चलते हैं। आपने जिस तरह से यहाँ पर मासेस को देखते हुए चीजों को समझा है, सेम वही लॉजिक हम लगाते हैं, और एक पाथफाइंडर का सवाल है एमसीक्यू टाइप, उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे पहले, एंड आफ्टर दैट फिर हम उसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन का। तो रीड कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो इसमें पहली चीज है नेग्लिजिबल स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, मतलब ये जो मासेस गिर रहे हैं इनके पास पहले कोई भी स्पीड नहीं थी, एक ये पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है। उसकी रेट दी हुई है, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द सेंटर ऑफ द पार्टिकल इज सो हाई दैट द पार्टिकल स्टॉप स्लाइडिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आफ्टर हिटिंग द बेल्ट, मतलब जैसे बेल्ट में गिर रहा है वो तुरंत रुक जा रहा है, इंस्टेंटली उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेल्ट उसकी स्पीड जीरो हो जा रही है, मतलब ये पार्टिकल सैंड इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन लार्ज इनफ है। तो आपको वही बताना है पहले कि इसमें कि क्या सबसे लीस्ट पॉसिबल स्पीड है जिसके साथ least possible driving force on the belt applied by the force. So what should be the speed of the belt be for least possible, मतलब हमें स्पीड की वैल्यू बतानी है, क्या स्पीड रखें जिससे कि ये बेल्ट को सबसे कम फोर्स के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया जा सके। सेकेंड केस में फिर उससे हम जो भी वेलोसिटी निकालेंगे वहां से फोर्स निकाल के पावर निकाल सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट में कि कितना पावर मोटर का, कितना हीट जो है वो लॉस हो रहा होगा पर यूनिट टाइम,
वो हमें निकालना है। तो ये 3 पार्ट है, आप आई थिंक आप ऑप्शन समझ गए होंगे क्या है। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट। ओके, तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। बिल्कुल वही चीज है, आप अगर ध्यान से देखें, जैसे ये सैंड इस पे गिरा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और पहले वो नेग्लेजिबल स्पीड से आ रहा है ऐसा बोला गया है। तो अगर वो नेग्लेजिबल स्पीड से आ रहा है तो सैंड जैसे इस पे फॉल करता है तो इसकी वेलोसिटी पहले थी 0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहले वेलोसिटी थी 0, और गिरते ही इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v हो गई, बिकॉज फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है गिरते ही। तो आप देख सकते हो इसमें मोमेंटम का चेंज आया है इस पार्टिकल। तो मान लेते हैं अगर डीएम मास गिरा है तो इसमें कितना मोमेंटम गेन हो गया, डीएम इंटू वी का मोमेंटम गेन हो रहा है इन डीएम मास। और ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम अगर निकाल लें तो डीएम बाई डी टी इंटू वी लिख सकता हूँ मैं। और डीएम बाई डी टी क्या है, किस रेट से मास गिर रहा है, तो ये आपको गिवन है म्यू टाइम्स ऑफ वी। तो ये हम बोल सकते हैं ये एक फोर्स की वैल्यू आ गई। ये पहले फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स का मतलब क्या हुआ, बिकॉज ये पार्टिकल पे मोमेंटम सामने की तरफ गेन हुआ तो इस पार्टिकल पे सामने की तरफ ये फोर्स लगा है। तो पीछे की तरफ सेम रिएक्शन फोर्स की तरह आप मान सकते हो बेल्ट पे लगा होगा। तो बेल्ट पे ये थ्रस्ट, ये जो थ्रस्ट आया है एफ टी, ये पीछे की डायरेक्शन पे लगा होगा नीचे की तरफ लॉन्ग वे इंक्लाइन। अच्छा, तो ये पहला फोर्स हो गया जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, और ये कुछ आ गया म्यू इनटू वी। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट थिंग समझते हैं कि वेट वाली पार्ट को कैसे डील किया। तो वेट वाले पार्ट को अगर देखें तो ये मास यहाँ पे गिरा, एंड ये पॉइंट को बस आप ऑब्जर्व करो कि ये पॉइंट जो अभी जिसमें जस्ट मास गिरा है वो बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पहुंच जाएगा। तो ये वाला हाइट आई थिंक एच दिया था आपको सवाल में। तो ये हाइट एच कॉसेक थीटा हो जाती है, और अगर ये एच कॉसेक थीटा हो जाती है तो उसको इस पॉइंट को कितना डिस्टेंस चलना है, एच कॉसेक थीटा कितने टाइम पे चलेगा वो वी की स्पीड वी से डिवाइड कर देंगे। तो ये ओवरऑल टाइम है जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता है। और इस टाइम पे आप बोल सकते हो जितने भी मासेस गिरे होंगे वो सब टेबल पर ही इकट्ठे हुए होंगे। इस टाइम पर जो भी मासेस गिरे वो टेबल पे ही इकट्ठे हुए होंगे। इसके बाद फाइनली कुछ मास बाहर गिर रहा होगा और कुछ मास यहाँ से आ रहा होगा। तो मैक्सिमम जो टेबल पे मास इकट्ठे हो रहे हैं वो इतने ही होने वाले हैं। तो अगर ये मास को मैं कैलकुलेट कर लूँ तो वो मास के लिए क्या है, बिकॉज मुझे टाइम मिल गया और उस टाइम पे ये कितना मास गिरा होगा ये अगर निकालना है तो हमें पता है न्यू की रेट से गिर रहा है इंटू टी कर देंगे तो मुझे टोटल कितना मास गिरा है ये मिल जाएगा। तो मैं वैसा ही कुछ किया, ये वाला जो टर्म हो गया म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए टाइम को। तो ये ओवरऑल इतना वेट या फिर इतना मास ऑफ सैंड इस पे गिर चुका है। और अब अगर देखें तो ये जो सैंड मान लो इस पे गिरा है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सैंड इस पे इकट्ठे हुए हैं इसका एम जी साइन थीटा इस पे नीचे लग रहा होगा वेट का फॉर्म। तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसको रोकने के लिए। तो ये फ्रिक्शन अगर इसके ऊपर लग रहा है तो बेल्ट पे फ्रिक्शन सेम फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर दिखाया है कि तो बेल्ट पे दो फोर्सेस हो गए, एक थ्रस्ट वाला नीचे हो गया और साथ में फ्रिक्शन भी नीचे हो गया। तो नेट फोर्स जो इस बेल्ट पे लग रहा है वो एफ प्लस एफ थ्रस्ट होने वाला है। दोनों को ऐड करते हैं, फाइनली दोनों को ऐड करते हैं वो नेट फोर्स हो जाएगा। उस फिर नेट फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन निकालेंगे दोनों को और डिफरेंशिएट करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि हमने कैसे किया है आगे की चीजें। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इस पे आगे। हमने वही नेट फोर्स दोनों को ऐड किया है, डी एफ बाई डी डीबी को वैल्यू 0 से इक्वेट किया। तो यहाँ से मिनिमम फोर्स कैलकुलेट कर लिए, मिनिमम फोर्स जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें कुछ जी एच नॉट की वैल्यू मिनिमम फोर्स की मिल रही है। तो ये मिनिमम फोर्स सॉरी मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू जी एच नॉट मिल जा रहा है इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करने पर। तो अगर मिनिमम फोर्स चाहिए तो हम इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे। रखने पर मुझे मिनिमम फोर्स की वैल्यू ये मिल जा रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स की वैल्यू इतनी लगनी चाहिए जो कि मोटर प्रोवाइड कर रहा होगा इसे। इतनी मिनिमम फोर्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस थ्रू आउट द मोशन पे इतना एटलीस्ट इतना फोर्स होना चाहिए। तो पावर कितना मोटर डिलीवर कर रहा है अगर वो देखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि
ये वाला इसका फोर्स हो गया, और फोर्स और इतने वेलोसिटी से चल रहा है, एफ डॉट वी कर रहे हैं। एफ डॉट वी करने पे मुझे 2 म्यू जी एच वाला टर्म मिल रहा है, एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, और ये है आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट पार्ट में अगर आप क्वेश्चन को देखें तो उसमें बोला गया था कि कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, पावर कितना डिसिपेट हो रहा है। पावर मतलब मैं मुझे चाहिए पावर, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम एक तरह से। तो यहाँ पर हमें पता है फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन का जो भी वर्क होगा वो एक तरह से लॉस की तरह जा रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन मुझे निकालना है पर यूनिट टाइम, वही पावर डिसिपेटेड होने वाला है। तो फ्रिक्शन का वर्क मैं बेल्ट की फ्रेम से करूँ तो ज्यादा आसान है। बेल्ट की फ्रेम से अगर देखें तो बिकॉज रिलेटिव वर्क देखना है ना, तो ओवरऑल बेल्ट फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम से एक ही चीज होने वाली है। तो पहले ये जो मास था, अगर बेल्ट की फ्रेम से देख रहे हैं तो बेल्ट की स्पीड थी इसके पास v की ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा, और फाइनली जब ये इस पे गिर जाता है तो इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम। ऐसा दिख रहा है, पहले ऐसा था, फाइनली ऐसा हो गया। तो पहले जो डीएम मास है इसके पास क्या कार्डिनल एनर्जी थी, हाफ म्यू डीएम, हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर, और फाइनली क्या हो गई है 0। तो 0 माइनस हाफ दिस इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और इस फ्रेम से सिर्फ किसका वर्क है, इस फ्रेम से सिर्फ वर्क आप बोल सकते हैं। ओवरऑल वर्क देखें तो इस फ्रेम से सैंड पे फ्रिक्शन का वर्क हुआ है, तो वो फ्रिक्शन का वर्क अपन लिख लिए डीएफ। और ओवरऑल देखें तो डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालना है, बिकॉज मुझे पावर चाहिए था ना, कितना पावर मिनिमम डिलीवर हो रहा है, बिकॉज कितना पावर लॉस हो रहा है, बिकॉज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पर यूनिट टाइम इज योर पावर। तो हमने इसको पावर चाहिए था तो टाइम से डिवाइड कर लिए बस, ठीक है। तो म्यू, और जब इसको टाइम से डिवाइड किया तो डीएम बाई डी टी म्यू बन गया इंटू वी स्क्वायर। तो फिर ये वी की वैल्यू ऊपर से जी एच रख दिए और सॉल्व किए, तो कुछ ऐसा हमें फैक्टर देखने को मिला। सो ये ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ एक अच्छे सवाल का आंसर था। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस को मैच करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आया। यहाँ पर अगर देखें तो 2GH सही आया, एंड लास्ट में 0.5 म्यूजियट्स ये वाला ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कैसे चीजों को आगे डील करें। ओके ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी रिलेटेड टू चेन प्रॉब्लम्स। अब चेन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या थ्योरी है उसको आप बहुत ध्यान से यहाँ पर समझ लें, तो फिर आपको आगे आने वाले 3-4 सवाल में बिल्कुल भी परेशानी होगा नहीं। तो देखो मैं इस पे ये दो चेन के लिंक को आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ। इस चेन को फिलहाल मान लो कि ये रेस्ट पर है, ये वाला चेन जो है फिलहाल रेस्ट पर है, और ये इस पूरे ऊपर वाले चेन के सिस्टम के पास, मतलब ऊपर और भी ऐसा चेन वगैरह होगा, तो इस पूरे सिस्टम के पास जाने वाला है। अभी फिलहाल ये रेस्ट पे था, तो जब भी ये दोनों चेन सेम स्पीड से चल रहे होंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं है, तो एक तरह से ये फ्री फॉल पे होंगे। जब ये दोनों सेम स्पीड से गिर रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो एक दूसरे के मोशन को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लिंकेज है ना, और लिंक होने के कारण ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये फ्रीली इधर ऐसा मूव कर सकते हैं, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। बट अगर इनमें किसी के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सिस्टम अलग अलग स्पीड से भी चल, सॉरी, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये पूरा सिस्टम जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लो ये किसी भी वेलोसिटी से चल रहा था, अब ये जो मास है ये रुका हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने रेड से शेड किया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस मास को आकर ऊपर हिट करने वाला है, इस मास को आकर ऊपर हिट करने वाला है। और जैसे इसको ये ऊपर हिट करेगा तो ये इस वाले मास पे ऊपर की तरफ एक फोर्स आया, तो सेम रिएक्शन फोर्स ये पूरे इस सिस्टम पे नीचे की तरफ लगाएगा। और ये जो भी रिएक्शन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में होने वाला टेंशन, इनके बीच में होने वाला टेंशन। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उस वक्त हो सकता है कि टेंशन आए, अदरवाइज इनके बीच में टेंशन कभी भी होता नहीं है चेन के केसेस पे। तो अगर आप सिस्टम की तरह बस इसे मान रहे हो
ऊपर वाले पोर्शन को सिर्फ सिस्टम मान रहे हो, तो फिर ये टेंशन एक तरह से एक्सटर्नल है। और अगर आप जो भी मास ऐड होता जा रहा है उसको भी अगर आप सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर आपका ये टेंशन एक तरह से इंटरनल हो जाएगा और आपको फिर उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी। तो अभी हम दोनों मेथड से समझेंगे चीजों को कि कैसे एक्सटर्नल और कब इंटरनल। उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, अगर इस तरह का कोई केस दिखे, जो कि हम आगे करने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा उसका थ्योरी यहाँ पर ही समझा दूँ तो आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ चेन लगा हुआ है और आगे अगर देखें, इसको यहाँ से अगर रिलीज कर दें तो ये मास ऐसा नीचे गिरना शुरू कर जाएगा, ये वाला मास अब होगा नहीं, तो इसको हटा सकते हैं। तो ये चेन गिरते हुए यहाँ पे पहुंच गया, इसका पहले डॉट वाला एंड यहाँ पे था और अब ये डॉट एंड यहाँ पे पहुंच गया गिरते हुए। तो जैसे ये गिर रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ का जो चेन है ना, वो यहाँ एड अप होता जा रहा है। ये जो चेन है वो यहाँ से यहाँ एड अप होता जा रहा है। तो ये चेन के पास जो वेलोसिटी नीचे थी अभी v, अभी मान लेते हैं इनके पास एक वेलोसिटी थी v, वो फाइनली इस पोर्शन पे जाके ऐड हो रहा है और ये पोर्शन आप देख सकते हो रेस्ट पर है। ये पोर्शन नहीं चल रहा बिकॉज वो ऊपर ग्राउंड वॉल से लगा हुआ है। तो v की स्पीड से चलने वाली चेन की ये पार्टिकल यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। मतलब इस पार्टिकल पर एक ऊपर की डायरेक्शन पे फोर्स, सॉरी नॉट वेलोसिटी, ऊपर की डायरेक्शन पर एक फोर्स आया हुआ। तो ये पार्टिकल इस रिमेनिंग सिस्टम ऑफ चेन को, जो कि हमारा ये वाला चेन है, ये सिस्टम ऑफ चेन है, तो इस पे अगर ये वाले पूरे पार्टिकल का ये लिंक इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, तो ये लिंक जो है इस लिंक पर नीचे की तरफ ये फोर्स आई होगी। और ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस डीएम मास का जो मोमेंटम चेंज हुआ है, तो डीएम इंटू वी, इसके पास इनिशियल मोमेंटम था, फाइनली ये जीरो हो गया है। और पर यूनिट टाइम अगर कर लें तो मुझे इससे फोर्स मिल जाएगा डीएम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव, और नॉट वी रिलेटिव, वी लिख लेते हैं यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे क्यों। एंड फाइनली अगर ये डीएम बाई डी टी की बात करूं मैं, सो कितना मास ऐड हुआ होगा वो अगर मुझे लिखना है, तो मान लेते हैं लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है और डी टी टाइम में वी की स्पीड से, या फिर लैम्डा इंटू जिस भी स्पीड से ये नीचे वी की स्पीड से आ रहा है, तो डी टी टाइम में कितने मास ऐड हो गए होंगे, वी डी टी ऐड हो गए होंगे और यहाँ पर डी टी से डिवाइड कर देता हूँ। तो लैम्डा इंटू वी, ये मास ऐड हुआ होगा और इसके पास मोमेंटम का चेंज क्या हुआ था, वी। इस वी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर वाला टर्म बनेगा, ये स्क्वायर नहीं है, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर ऐसा बनेगा टर्म। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी मासेस इस पे हिट करने वाले हैं, जो भी चीजें होने वाली है, तो जैसे इस पे मासेस हिट होंगी, तो उस केस पे हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये मास यहाँ पहुंचने वाला है और इसकी वेलोसिटी v जो थी वो फाइनली यहाँ पर जीरो हो जाने वाली है। तो ये तो हमारा ओवरऑल चीज होता है, बट एक्चुअल में ना इसको हमें सवाल में फ्री फॉल बोल दिया जाता है, इसको सवाल में फ्री फॉल की तरह मान लिया जाता है। बट जब ये चेंज होगा ना, तो आप देख सकते हो ये चेन ऐसा था, थोड़ा ऐसा होगा मुड़ेगा, फिर ऐसा होगा, फिर आप बोल सकते हो ऐसा होगा एंड फाइनली फिर सीधा होगा। इसका इस तरह से मोशन हुआ होगा, उसी पर्टिकुलर पार्ट से ऐसा गया होगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो जब ये इस तरह के मोशन पर है ना, तो ये ऐसा घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे से ऐसा घूमता हुआ फिर ऐसा सीधा हुआ है। तो जब ये घूमेगा ना तो राइट वाले पोर्शन को भी नीचे खींचता हुआ जाएगा। तो इसका मोशन, जो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो जी से ग्रेटर होता है। एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो है उसका एक्चुअल में जो एक्सेलेरेशन है वो जी से ग्रेटर होता है। बट आपको सवाल में अगर जी लेने बोला गया है तो बिल्कुल भी अपनी ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर सवाल में बोल दिया गया है तो हमें ऐसा मान लेना चाहिए। और बिकॉज सामने वाला भी वो चीज जानता है, बट आपके चीजों को आसान करने के लिए उसने ऐसा मानने बोला गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे ज्यादा सुपीरियर सुपीरियर हो, आप ज्यादा चीजें सोच पा रहे हो, उनको भी पता है ये चीज। बट एज अ क्वेश्चन फ्रेमिंग फ्रेमवर्क करने के लिए उनको ऐसा अजम्पशन देने की जरूरत थी और ऐसे अजम्पशन वो दे देते हैं। तो आप भी मान के हुए चलो, ये नहीं यहाँ पे, ये नहीं करना है, सवाल गलत है, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें फालतू चीजें वहां पे ना करें। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है, कैसा हो रहा है।
ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे और जो मैंने पीछे से खाया आपको, इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, किस तरह से वो डील करने वाले हैं। ओके, सो देख सकते हैं हमारे पास ये सोल्यूशन है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, लिफ्टिंग अप अ चेन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये मेरे पास एक चेन का पार्ट है और इसके इस एंड को खींचते हुए मैं इस चेन को एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी डॉट के साथ ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपके आपके साथ ये बातें कर ली है कि ये जो मास यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये पूरा हमारा मान लेते हैं सिस्टम का पार्ट है। दो तरह के सोल्यूशन है इसमें, और वो सोल्यूशन सेम ही है, बट उसमें हम सिस्टम अलग अलग तरह से लेंगे। तो मैंने इसको पूरा सिस्टम माना है, और ये वाला जो पार्ट है ये सिस्टम का पार्ट नहीं है। और ये मास अब इसमें ऐड होने वाला है, सिस्टम पे ऐड नहीं होगा। सिस्टम मेरा इतना ही है, मैं इसी बॉडी को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। बट ये मास के पास भी वेलोसिटी आएगी। तो जैसे इस मास के पास वेलोसिटी आएगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो लास्ट लिंक था हमारे सिस्टम का, वो नीचे वाले लिंक को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो ऐसा है कि ये वाला सिस्टम है, ये तो इस नीचे वाले लिंक को ये वाला जो मेरे सिस्टम का पार्ट है वो ऊपर खींच रहा होगा। तो मेरे सिस्टम को ये वाला रिंग सेम एक नीचे की तरफ रिएक्शन दे रहा होगा। जो भी बात हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है। तो अगर मैं अपने सिस्टम को देखूं, तो उस पे एक ऊपर की तरफ एफ लग रहा है, एक इसका वेट लग रहा होगा, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर टेंशन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये टेंशन किसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी चीजें आसान हो जाएगी। तो मुझे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाने वाला है। तो चलो इस टेंशन के कैलकुलेशन पर आते हैं और देखते हैं किस तरह से करना चाहिए। तो मुझे पता है कि यहाँ पर कितने मास ऐड हो रहे हैं। मान लेते हैं डी टी टाइम पे डीएम मास ऐड हो गया, और डीएम मास किस वेलोसिटी के साथ आ गया होगा, जो चेन की ऊपर के पार्ट के सिस्टम के पास वेलोसिटी है भाई, और वो वेलोसिटी है वी या फिर वी नॉट। तो डीएम इंटू वी, ये मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम गेन है पर यूनिट टाइम। अगर करना है तो डीएम बाई डी इंटू वी लिख सकते हैं। ये फोर्स लगा होगा उस छोटे से डीएम मास पे ऊपर की तरफ। तो हमने देख लिया है वो सिस्टम पे फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। और इस टर्म को डीएम बाई डी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें, तो आप देख सकते हो v की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो v dt मास ऊपर चला गया होगा। और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा, v dt लेंथ ऊपर चला गया होगा। और पर यूनिट टाइम कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाने वाला है। और इसकी मोमेंटम के साथ अगर लिखनी है तो एक वेलोसिटी साइड में लिख लेते हैं। dt dt वाला टर्म कैंसिल होगा, तो लैम्डा v स्क्वायर का टर्म हमारा बचने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो लैम्डा वी स्क्वायर एक फोर्स आया है उस मास पे। तो ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन करते हुए इस पे फोर्स लिख लेंगे, लैम्डा वी स्क्वायर नीचे की तरफ। एक लैम्डा वाई जी का फोर्स है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक एफ का फोर्स है। तो आप इन सारे फोर्सेस को अगर इक्वेट कर लो, तो आप बोल सकते हो एफ की वैल्यू लैम्डा वाई जी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर के इक्वल हो सकती है। तो एफ की वैल्यू लैम्डा वाई जी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर के इक्वल हो सकती है। अब मैं सॉल्यूशन 2 पर आता हूँ। और सोल्यूशन 2 पे मैं जो भी मास ऐड होता जा रहा है वो सब अपने सिस्टम के अंदर रखता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ है। ठीक है। तो टी से टी प्लस डी टी पे हम जो भी मास मोमेंटम पे चेंज हो रहा है वो एक्चुअली में मास के चेंज के कारण है। एक्स्ट्रा मास आ रहा है तो मोमेंटम मेरा सिस्टम वेलोसिटी वैसा ही मेंटेन है, तो मोमेंटम थोड़ा बढ़ रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको पूरे को सिस्टम मानूं, अब टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो इंटरनल हो गया है, वो भी अब सिस्टम पे ऐड होने वाला है, वो एक्स्ट्रा मास। तो एफ माइनस इसका जो भी वेट है उस टी टाइम पे, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम। ये जो भी नेट फोर्स रियल फोर्स दिख रहे हैं आपको, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के, बिकॉज यही एक्सटर्नल फोर्स है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई डी। तो डीपी बाई डी पे इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था, लैम्डा वाई जी, नॉट लैम्डा वाई जी, लैम्डा वाई वी। बिकॉज लैम्डा वाई इसका मास हो गया सिस्टम का, इनटू वेलोसिटी, ये सिस्टम की मोमेंटम थी। और लैम्डा वाई वी को मैंने अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, फिलहाल v कांस्टेंट है, v को बाहर लिख लेंगे। और dy बाई डी टी का टर्म बनेगा, लैम्डा v बाहर आ गया, और dy बाई डी टी फिर से v बन जाएगा। तो v स्क्वायर का टर्म बचेगा, और ये ऐसा इसको इस साइड ले जाएंगे तो देखो सेम इक्वेशन बन रहा है जो यहाँ पे बना। तो दो मेथड है, या तो आप पूरे सिस्टम को मानते हुए dp बाई dt लिख लो, और दूसरा मेथड है कि आप
उस टेंशन को इंक्लूड करके लिखो। तो ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वाइज दोनों तो सेम ही बनेंगे एट लास्ट, बिकॉज ये इक्वेशन पर आ जाएंगे, बट समझ में चीजें ज्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको आने वाली है। तो पहले मेथड के साथ जाओ तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम देखना चाहेंगे कि अगर ये चेन अभी तो ऊपर लिफ्ट कर रहे थे, अगर मैं इसको फ्रीली इसी पूरे सिस्टम को यहाँ पर होल्ड करके, इस जगह पर होल्ड करके अगर चेन को फॉल कराऊं, तो फिर कैसा मोशन हो सकता है, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस बार हम उस चेन को नीचे फॉल कराना चाह रहे हैं, और देखते हैं फिर कैसे एफबीडी वगैरह बनाएंगे। सेम लॉजिक लग रहा है, आप समझ रहे होंगे, लैम्डा वी स्क्वायर का फोर्स आया ऊपर। तो अगर मैं इसको अपने एक्सक्लूड करूं, बिकॉज ये एक्स्ट्रा मास अभी जस्ट आया है मान, तो अगर मेरा सिस्टम ये था और इसके बाद अभी जस्ट वी वेलोसिटी आई है, तो अपने सिस्टम के हिसाब से मैं वही वाला एफबीडी बनाऊं अगर जिसमें एक्स्ट्रा मास आया है, तो ऊपर इस वाले पार्टिकल को नीचे खींचा गया होगा, तो मेरे सिस्टम को ऊपर खींचा गया होगा। जो लॉजिक मैंने पीछे बताया बिल्कुल वैसे ही कुछ है। तो इस वाले सिस्टम पे नीचे इसका वेट लग रहा होगा और साथ में एक लैम्डा वी स्क्वायर का फोर्स लग रहा होगा, और इसके कारण मास इनटू एक्सीलरेशन से इक्वेट कर सकता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम इनटू ए, और मैं अपने सिस्टम पर ओवरऑल इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूँ। तो लैम्डा वाई जी माइनस ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हुआ पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, तो मैं इसको दूसरी तरह से सोच सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा मास ऐड हो रहा है उसको भी अगर मैं सिस्टम पे इंक्लूड करूँ, तो एक्चुअल फोर्स सिर्फ इसका वेट दिख रहा है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पे लैम्डा वाई वी लिखते हैं, मोमेंटम है ये सिस्टम का इस इंस्टेंट पे, और उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस बार वी भी कांस्टेंट नहीं है और बाय भी कांस्टेंट नहीं है, तो हमने इसको चेन रूल के थ्रू एक्सपेंड किया है। और जब इसको एक्सपेंड करोगे तो डी वाई बाई डी टी वाला टर्म अगेन वी बनेगा एंड डी वी बाई डी टी ए बनेगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सिमिलर आ जाएंगे, आप किसी भी मेथड से करो, मैं बस ये दिखाना चाहता था। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, वेलोसिटी चाहिए किसी y के फंक्शन पे, तो y के टर्म्स में वेलोसिटी को मैं लिखना चाहता हूँ, तो एक्सेलेरेशन वाले टर्म को हटाएंगे और उसको भी वेलोसिटी पे कन्वर्ट करेंगे। तो वेलोसिटी y के फंक्शन पे चाहता हूँ, तो इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझते हैं किस तरह से करना चाहिए। ओके, सो आप देख सकते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये वाला इक्वेशन हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड पे ही डिराइव किया है। और सेकंड मेथड के हिसाब से अगर मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा था, आपको पता है ये इक्वेशन और पिछला जो इक्वेशन है बिल्कुल सेम ही है, तो मैंने इस तरह से लिख लिया चीजों को। और अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व किया हूँ, बिकॉज ये थोड़ा अलग ढंग से सॉल्व होता है, तो मैंने कोशिश की आपको सॉल्व करके देखा कि कैसे कर सकते हो। तो जी वाई का टर्म किए, डी टी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये जो डी टी वाला टर्म है उसको इधर ले आए, या फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम डी टी से मल्टीप्लाई किया, और ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड वी से, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो वेलोसिटी किसी भी टाइम पर जो भी वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई करती है। तो इससे फायदा ये हुआ कि ये v dt वाला टर्म मेरा dy बन गया, बिकॉज मुझे y का इंटीग्रेशन अगर करना है तो मुझे कहीं dy की नीड थी, तो मैंने इसको v से मल्टीप्लाई करके dy y dy का टर्म इंट्रोड्यूस किया इसमें, और ये v इस साइड बच गया है। और आप देख सकते हो जैसे आप करते हो एक इंटीग्रेशन x dx, तो ये dx वाले टर्म पे आप x का इंटीग्रेट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर डी वी वाई था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जैसे x है और यहाँ पर x है, तो उसी तरह मैं यहाँ पर जो टर्म है वहां पर एक y मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों साइड, तो इसमें भी परेशानी नहीं होगा और इधर भी परेशानी नहीं होगा, यहाँ पर काम आसान हो जाएगा। तो मैंने y मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर हो गया ये, और डी वाई ऑलरेडी अभी रखा है मैंने, और इस साइड भी वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये वी वाई का टर्म बच गया। और वी वाई का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना है मुझे, और डी वी वाई मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन वी से वी वाई तक किया मैंने, ना कि वी एक्स तक। तो बस ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जैसे करते हो तो इस साइड आपका क्यूब वाला टर्म बन जाता है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई टू वाला टर्म बचता है। एंड फाइनली जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं, तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई कुछ इस तरह से मिल सकती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो।
और इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के बाद मैं छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या ये वी वाई के जैसा ही, जैसे कि आप ये कारपेट अनफोल्डिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में भी देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होता है जब ये कारपेट को, ये पजलिंग प्रॉब्लम 200 प्रॉब्लम्स में यही सवाल है। देख सकते हो आप, अभी मैं जो बताऊंगा उसके बाद आप इसको कर सकते हो। तो अगर इसको मैं इसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बारे में बात करूँ तो देखो वो कैसा होगा। ओके, सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखने के लिए आप ऐसा सोचो, कोई भी सिस्टम है, इसमें ऐसे मासेस भरे हुए हैं, और अगर मैं धीरे धीरे मास को खाली करूँ तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लोकेटेड था, पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लोकेटेड था। जैसे मास यहाँ से खाली किया हमने, तो जैसे यहाँ से मास खाली हुआ तो सेंटर ऑफ मास अपने आप नीचे शिफ्ट हो गया। तो वेरिएबल जब भी मास का सिस्टम होगा तो वहां पर जो आप ये m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सारे जो कंसेप्ट है इसको अप्लाई नहीं कर पाओ m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस v। मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो यहाँ पर आपको पता है कि सारे चेन के हर एक पार्ट किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, v से ही चल रहे हैं। तो समीशन m1v1 प्लस m2v2 तो सारे का मास m हो जाता, और v m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब हर एक पार्ट का मास लिखते हैं तो एक तरह से mv बनता, और नीचे सबका मास ओवरऑल m बनता, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v आ जाता। बट एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा हम कर नहीं सकते बिकॉज आप समझ रहे हो कि सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होता है मास के बढ़ने से या फिर मास के आने से। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास अगर देखना है तो अगर ये y है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा y/2 पे लाई करेगा, अगर ये y है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा y/2 पे लाई करेगा। तो ये y/2 जिस तरह से चेंज होगा वही मेरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो मैंने अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है तो मैंने क्या कर दिया, d/dt ऑफ y/2, और y/2 के लिए हाफ को बाहर निकली और dy/dt, तो एक तरह से ये वेलोसिटी ही है। और वेलोसिटी अभी आपने पीछे निकाला उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो होगा ये मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, अगर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो अब ये अनफोल्डिंग फोल्डिंग वाली जो पार्ट है आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा फ्रेमवर्क मानते हुए ये वाला डिस्टेंस x/2 एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस तरह से लिखते हुए आप आगे चीजों को कर पाओगे, आप चेक कर सकते हो उस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट चीजों पर, चेन का ये पार्ट हो गया है। अब कोशिश करेंगे जो फॉलिंग चेन्स है जो मैंने आपको बताया ये दोनों एंड से कनेक्टेड है, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसके साथ बात कर लेते हैं। ओके, सो पाथफाइंडर BYU 38 37 38 दो सवाल हैं। 37 को अभी आप छोड़ो, अब 38 को ध्यान देना है बिकॉज ये फॉलिंग चेन वाला वैसा ही सवाल है, तो आप इसको डील करना चाहते हैं। और आप देख सकते हो ये चेन को यहाँ से फ्रीली छोड़ा गया है, जैसे हमने बात किया सेम उसी तरह से वैसे छोड़ा गया है, और इसको रिलीज करेंगे और बोला जा रहा है कि जो अदर एंड है ये वाला पॉइंट, इस पे मैक्सिमम टेंशन क्या बनेगा, एक तरह से ये पूछा जा रहा है इसमें मैक्सिमम टेंशन क्या बनने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, हमने जो पीछे लॉजिक बताया उस तरह से, फिर हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। ओके, सो ये हम सोल्यूशन वाले पार्ट पर आ गए हैं। और आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जब एक्स लेंथ यहाँ से फॉल किया तो अगर आप इसको एक एक पुली की तरह बीच में माने तो एक्स लेंथ इधर से फ्री हुआ तो x/2 पे दोनों एंड पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इसका जो ओवरऑल लेंथ है, x/2 वाला पोर्शन इस साइड चले जाने वाला है और x/2 वाला पोर्शन इस पे कम, इस जगह पर x/2 कम होगा और उस जगह पर x कम होगा। बिकॉज आप पुली की तरह समझ सकते हो कि ये पुली कितना नीचे जाएगा, अगर ये x लेंथ फ्री होगा तो ये पुली कितना नीचे जाएगा, x/2 नीचे जाए। तो इस वजह से यहाँ पर जो लेंथ बचेगा वो l-x/2 है, और यहाँ पर लेंथ जो है l+x/2 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं चीजों को। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर l/2 और मतलब आधा लेंथ इधर जा रहा है। तो वही चीज है, यहाँ पर जो मास था जो हमने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ पर जो मास था वो फाइनली v की स्पीड से थी और फाइनली यहाँ पर जाके इसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो इस मास के ऊपर का फोर्स आया, तो इस मास के ऊपर अगर मेरा ये सिस्टम है तो इस सिस्टम पे सेम फोर्स नीचे की तरफ आएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इस चीज को। तो अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको थोड़ा खुद से ध्यान से सोचें तो आपको ये समझ में इजिली आ गया होगा।
तो और मैंने आपको बताया था कि बीच में ये टर्न होता है, तो टर्न होते वक्त ये इस वाले पार्ट में थोड़ा जी से ज्यादा एक्सेलरेशन दे सकता है, बट आपको क्वेश्चन में सीधे बताया गया है कि उसकी आपको फ्री फॉल मान के करना है, तो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, और जैसा बोला गया वैसा मानते हुए कर लो, बिकॉज सबको पता है कि उसकी एक्सेलरेशन थोड़ा जी से ज्यादा होने वाला है। तो अगर ऐसा है तो मुझे अब क्या करना है, इस वाले को सिस्टम मानना है, जो एक्स्ट्रा मास आया उसको हटाकर सिस्टम मानना है। तो एक्स्ट्रा मास पे ऊपर की तरफ फोर्स आया, तो मेरे सिस्टम पे नीचे की तरफ फोर्स आया होगा, और ये फोर्स एक्चुअली में क्या है, कितना मास एक्स्ट्रा आया होगा, कितना मास एक्स्ट्रा आया होगा, अगर ये एक्स लेंथ नीचे गिर रहा है तो डी एक्स वी की वेलोसिटी से फॉल कर रही है, तो वी डी टी लेंथ, और v एक तरह से मेरे लिए v/2 होगा, बिकॉज अगर ये v से फॉल कर रहा है तो v/2 लेंथ दर्शा रहा है, तो v/2 dt, और साथ में लैम्डा, तो दिस इज द मास एडेड, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, पहले v थी और फाइनली 0 हो गई है, और पर यूनिट टाइम अगर कर दो तो ये dt dt कैंसिल होगा, तो लैम्डा v²/2, ये मेरा ओवरऑल बोल सकता हूँ कि फोर्स लग रहा है इस पे, ऐसा लैम्डा v²/2, और ऊपर की तरफ लग रहा है एलिमेंट पे, तो मेरे सिस्टम पे किस डायरेक्शन पे लग रहा है, सेम फोर्स नीचे की तरफ, तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल है, टेंशन की वैल्यू इक्वल है लैम्डा वाई जी, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो मैक्सिमम टेंशन कब होगा, जब ये पूरा ऐसा ओपन हो जाएगा, मतलब ये पूरा ये पार्ट ही बस बचेगा, जब ये पार्ट ही बस बचेगा तब टेंशन मैक्सिमम होगा, बिकॉज वाई के साथ वह इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा जब हो गया, लास्ट वाला पार्टिकल जैसे इस पे हिट करेगा उस वक्त टेंशन सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज वाई ज्यादा होगा, तो इस वक्त इसका लेंथ है लैम्डा, मतलब इसका मास वेट जो है वो लैम्डा एल जी है, और साथ में वेलोसिटी इस वक्त अगर निकाल लें, तो लास्ट वाला पार्टिकल जब हिट कर रहा होगा तो ये कितना फॉल कर चुका होगा, यहाँ से एल लेंथ नीचे फॉल कर गया होगा, ये एल लेंथ नीचे फॉल कर गया होगा, बिकॉज ये वाला पार्टिकल, ये लास्ट वाला पार्टिकल अब इधर जा रहा है, मतलब एल लेंथ, इसका जो टॉप एंड है वो एल लेंथ नीचे फॉल कर गया होगा, और अगर टॉप एंड एल लेंथ नीचे फॉल कर गया होगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी फ्री फॉल मानते हुए हम क्या लिख सकते हैं, √2 gl, तो √2 gl की वेलोसिटी लास्ट मोमेंट में तो dp/dt ये वाला जो टर्म बनेगा, इस वक्त v की वैल्यू √2 gl लिख सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, और जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ वेलोसिटी के साथ, तो आप देख सकते हो 2 λ/gl का फोर्स आ रहा है, एंड ये ओवरऑल यही फोर्स है जो कि टेंशन बैलेंस कर रहा है ऊपर वाला, तो यही टी मैक्स है, तो टी मैक्स इज नथिंग बट 2 λ/gl, और आप इसमें आप वैल्यूज रख सकते हो जो भी क्वेश्चन पे दिया गया है, और उस हिसाब से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है, और छोटी छोटी चीजें जो मैंने बीच में बताई है उसको ध्यान में रखना है, अगर कभी assumption बदलता है तो फिर आपको वो चीजों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक सिमिलर प्रॉब्लम के साथ है, बट इस बार हीट कैलकुलेशन देखना चाहता हूँ, तो मैंने उसी प्रॉब्लम पे हीट कैलकुलेट नहीं किया, आपके लिए एक नया थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इस लेंथ को आपको इग्नोर करना है, ये बहुत छोटा सा लेंथ है, और ये इसके जहां से बंधा हुआ है उसके ऊपर से इसको रिलीज किया गया है इस जगह से, और हमें बताना है कि इस पे हीट एज अ फंक्शन ऑफ वाई, या फिर हीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी पूछ लिया जाए वो आपको बताना है। ठीक है, तो फिर से सेम लॉजिक लगाना है, टेंशन पहले निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बहुत आसान है, बिकॉज टेंशन की वैल्यू हमें पता है, ये लैम्डा v² वाला टर्म बिल्कुल वैसे ही आएगा, और लैम्डा वाई जी, बिकॉज हमें पता है टेंशन किस जगह पर आने वाला है, ये वाला एंड अब इधर से फ्री हो रहा है, ये एंड इधर से इस पे जाके ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें पता है x/2 वाला लेंथ ट्रांसफर हुआ होगा, तो x अगर यहाँ से फॉल ये x किया है तो x/2 लेंथ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, इसके पीछे का रीजन आप जानते हो, तो मैंने x/2 को y मानते हुए चीजों को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना मास ऐड हुआ, लैम्डा वाई जी वाला टर्म ऐड हुआ, और साथ में आप देख सकते हो लैम्डा v²/2, ये हमारा थ्रस्ट के वजह से फोर्स है, तो ओवरऑल जो फोर्सेस लिखना चाहते हैं वो दोनों का एडिशन होगा, और इसी को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर होने वाला टेंशन, तो टेंशन अगर हम ऐसा लिख लेते हैं, तो v की वैल्यू अगर मुझे किसी भी y पे चाहिए, तो मैंने v की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश की है, तो फिर आपको वही करना है, v²= u² + 2gs, बिकॉज मैं इस एंड को फ्रीली फॉल मान रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये वाले टर्म को 0 कर लेते हैं, 2 × g × s, और s को मैंने y लिख लिया, 2y लिख लिया होगा, बिकॉज x लिख लिया होगा जितना भी ये फॉल किया है, तो 2gx, और x के बदले ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप x की वैल्यू
डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर वेलोसिटी लिखना है तो हाँ, एक वेलोसिटी लिखना है तो टाइम के साथ भी लिख सकते हो, हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली वेलोसिटी को हाफ जी टी स्क्वायर पुट करते हुए चीजों को डील किया। ऐसा कुछ सॉल्व करने पर लैम्डा वाई जी और लैम्डा, ये वाला जो टर्म है इसको भी वाई, किसके टर्म में, बी को भी मैंने टी के टर्म्स में लिख लिया, वाई को भी मैंने टी के टर्म्स में लिख लिया। मैंने जैसे अभी बताया वाई को कैसे कन्वर्ट करना है और साथ में बी को कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट करने के बाद टाइम के टर्म्स पे ऐसा कुछ टेंशन हमारा फिलहाल के लिए आ जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक थ्री का टर्म होगा ना कि ऐसा थ्री का टर्म होगा, तो ओवरऑल ये टेंशन आ जाता है। फिर अब हीट कैलकुलेशन इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि हीट के लिए ये पूरा पोर्शन v वेलोसिटी से चल रहा होगा, इस पोर्शन के पास वेलोसिटी जीरो होगा। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस ले लूँ, तो ये ओवरऑल लेंथ अगर मान लेते हैं एल था, पूरा ही लेंथ एल मानेंगे बिकॉज इस पोर्शन को इग्नोर करना है, तो ये भी पोर्शन इग्नोर हो गया, तो जो टोटल लेंथ है वो पूरा पहले ऊपर था। तो इस वजह से एल बाई टू पे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इनिशियली क्या एनर्जी थी, लैम्डा एल जी इंटू एल बाई टू। एंड फाइनली जब ये किसी इंस्टेंट पे फॉल कर गया है, तो सेकंड डायग्राम को आप देख सकते हो, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमिलर है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ ऐसा एल बाई टू पे फिलहाल के लिए इस इंस्टेंट पे मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो इनका पोटेंशियल एनर्जी लिख लिए नीचे की तरफ, इसलिए माइनस लगा दिया, और कुछ इस तरह से वाई बाई टू, वाई लेंथ फ्लो हुआ है तो वाई बाई टू लिख लिए, और साथ में ये जो पोर्शन बच गया है इसका लेंथ क्या होगा, एल माइनस टू वाई, बिकॉज ये वाई है ये वाई है, तो ये एल माइनस टू वाई है, और एल माइनस टू वाई कितने हाइट पर ऊपर होगा, एल माइनस टू वाई बाई टू बेस का सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरह से मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है, और साथ में आप देख सकते हो कि ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ फिलहाल v होगी, और v की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। तो एल माइनस वाई वाला जो लेंथ है, एल माइनस वाई, बिकॉज ये पूरा पोर्शन एल माइनस वाई होगा, ये एल माइनस वाई वाला पोर्शन, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको ओवरऑल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई मिल जाएगा। फिर वाई को टाइम पे बदलना है तो टाइम पे बदल लो, जो भी करना है आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि चेन वाले प्रॉब्लम्स के साथ हमें किस तरह से डील करना है। ओके, सो अभी तक हमने चेन वाले प्रॉब्लम्स को डन किया। आप एक बार ये BYU 37 है, इसको भी एक बार आप कोशिश करो। आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी, तो इसको करने में भी परेशानी होना नहीं चाहिए, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो। बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो मास है वो जो यहाँ पर हैंग कर रहा है, तो ओवरऑल ये जो चेन का वेट है और ये जो चेन का वेट है, एक्सक्लूडिंग दैट इंसेक्ट, उस इंसेक्ट को अगर हटा दो तो दोनों का वेट जो भी है वो इक्वल है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम पे होता, बट इसके वेट के कारण एक एक्स्ट्रा mg का फोर्स इस डायरेक्शन पे आ रहा है, और इस वजह से आप क्या समझ सकते हो कि ये बॉडी पर एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और ये कुछ इस तरह से ऐसे घूम रही है, पर जब ये ऐसा घूमेगी तो उसके पास एक वेलोसिटी आएगी, ये किसी वेलोसिटी के साथ नीचे जाना शुरू हो गया, एक्सेलरेट करेंगे, और जैसे जैसे एक्सेलरेट करेंगे तो ये जो चेन है नीचे, ये जो चेन है ये ऊपर की तरफ ऐड होना शुरू होगी, और जैसे जैसे ये ऐड होंगे तो हमें पता है कि जब ये चेन ऊपर की तरफ ऐड होगा तो चेन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाए तो चेन नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लैम्डा वी स्क्वायर का आता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है, आप समझ जाओगे कैसे। तो लैम्डा वी स्क्वायर का फोर्स लगा था, और वी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो लैम्डा वी स्क्वायर वाली फोर्स बढ़ रही है। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इस डायरेक्शन पर होने वाला नेट फोर्स और लैम्डा वी स्क्वायर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि और वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है, और ये पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट वी नॉट की स्पीड से ऐसा चलना शुरू करेगा, और उस वक्त इंसेक्ट को अगर अपनी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से इसको अपनी पोजीशन को डिफाइन करनी है, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला, ट्राइज टू मैनेज इटसेल्फ at a constant height on the thread by adjusting in speed relative to the thread at some steady speed of the thread, the beetle succeed in doing so। तो अपनी स्पीड अपने पोजीशन को कांस्टेंट हाइट पे रख रहा है वो,
और वो वो फाइंड द स्टडी स्पीड ऑफ दिस थ्रेड, एक कांस्टेंट स्पीड पे अपने पोजीशन को ये होल्ड करके रख पा रहा है, और वो कांस्टेंट स्पीड हमें चाहिए। तो हमें पता है ये लैम्डा वी स्क्वायर का फोर्स जब यहाँ पर इसके वेट के इक्वल हो गया होगा, तो इस सिस्टम पे नेट दोनों एंड से सेम फोर्सेज आ रहे हैं, तो नेट नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और ये अपने मोशन को होल्ड कर पाए। तो इसी तरह से हमारा सोल्यूशन भी होगा। आप समझ गए होंगे इसके पीछे का लॉजिक। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, दोनों को इक्वेट करना है और कुछ भी। ओके, सो सोल्यूशन देख सकते हैं, वही हमने किया है। इस बार इंसेक्ट राइट में बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इन दोनों को इक्वेट किया है, और जैसे इक्वेट कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो वी की वैल्यू कुछ आ जा रही है हमारी mg/λ का रूट, और आप इसकी वैल्यूज रख सकते हो जो भी दिया गया है, और यहाँ से इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल एक सिमिलर सवाल है, मैं आपको एज अ वर्क दे रहा हूँ, आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो, और फिर हम आगे लास्ट कुछ सेंड वाले प्रॉब्लम है, और एक दो प्रॉब्लम और है लास्ट बचे, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर लेक्चर एंड करते हैं। ओके, सो ये सिमिलर प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। ओके, सो प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पे। क्या है, इन द गिवन सिस्टम द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ द सिस्टम। मतलब कांस्टेंट स्पीड जो ये आ जाएगा वो टर्मिनल स्पीड मुझे फाइंड करना है। चेन यहाँ पर है, और दूसरा चेन किसी एच हाइट के नीचे एच हाइट पे बेस पे लाई कर रहा है। तो फिर से वही है, ये वाला चेन का एक्स्ट्रा मास है, और यहाँ से लगातार चेन ऊपर ऐड होंगे, तो लैम्डा वी स्क्वायर से नीचे खींचेंगे, और लैम्डा वी स्क्वायर और ये वाली वेट जैसे इक्वल हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं उस वक्त सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो वी इज नथिंग बट रूट एच जी। तो बिल्कुल सिमिलर सवाल था। तो सिमिलर प्रॉब्लम टू BYU 37 ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। इसमें आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो कोई खास बात नहीं है। वेलोसिटी नेट फोर्स की वजह से आप निकाल लोगे, लैम्डा वी स्क्वायर एक फोर्स लग रहा होगा इस पे नीचे की तरफ, और एम जी यहाँ पर लग रहा होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हुए, और फिर आप जैसे भी उसको इंटीग्रेट वगैरह करना है वो कर सकते हो। तो लास्ट पार्ट पर आते हैं। INPHO क्वेश्चन 2018 में सेंट ड्रॉप का एक क्वेश्चन आया था, वो सिमिलर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, एंड उसके बाद अपन ये कंप्लीट वेरिएबल मास सिस्टम में हमने सारे तरह के क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट सीख लिए होंगे उसके। तो लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हमारे वीडियो के, उसके बाद हम एंड करेंगे वीडियो। ओके, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे। तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, यहाँ से मासेस लगातार इस पे गिर रहे हैं, यहाँ से ओपन है, और किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट के साथ इस पे गिर रहे हैं। पूरे ग्लास की, जो ये पूरा ग्लास का सिस्टम है, उसकी मास m है, और जो सैंड है उसका मास m0 है, ऐसा कुछ बताया गया है। और जो मासेस से गिर रहे हैं वो लैम्डा के कांस्टेंट रेट से गिर रहे हैं। तो फिर हमें ये किसी कांस्टेंट हाइट h से गिर रहा है ऐसा बताया गया है। फॉल्स थ्रू अ कांस्टेंट हाइट h इंस्टेंटेनियस कम्स टू रेस्ट, और जैसे गिर रहे हैं तुरंत रुक जा रहे हैं। वही बात जो हमने वाले क्वेश्चंस पे देखा था, बेल्ट वाले प्रॉब्लम पे, बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें चल रही है। obtain the reading on the scale for the all the time making the detail plot of the। अच्छा, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है, या फिर आप बोल सकते हो वेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है। कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको इसमें प्लॉट करना है आप देख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बनाना है तो नॉर्मल रिएक्शन बना लो, वेट बनाना है तो वेट बना लो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं, समझते हैं कैसे करना चाहिए इसे। ओके, सो मैंने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है इस पूरे सवाल को। तो आप ये समझ सकते हैं स्टेजेस किस तरह से। इनिशियली मैंने माना है कि यहाँ से सैंड लीक आउट होने शुरू हो गए स्टेज 1 पे, बट अभी कोई भी सैंड का पार्टिकल इसके बेस को हिट नहीं किया है, पहला स्टेज है मेरा। और लगातार इससे मास, जैसे पहला टुकड़ा निकला तो उससे कुछ मास कम हुआ, फिर अगला जब ये थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पर और पार्टिकल्स आ गए, ये और नीचे आ रहे हैं तो और पार्टिकल्स इसमें रैली पे आ चुके हैं। फिर जैसे ये बिल्कुल टकराने वाला है, और इस पे इतने सारे पार्टिकल्स ऑलरेडी नीचे आ चुके होंगे, और अब ये जस्ट टकराने वाला है, तो मैंने अपने जैसे ये टकराने के जस्ट पहले जो स्टेज है उसको स्टेज 1 को। तो आप देख सकते हो इसमें जो हवा में पार्टिकल्स हैं इनका कोई वेट नहीं होगा इस पूरे सिस्टम पे, मतलब ये जो नीचे यहाँ पर रीडिंग के लिए हमने रखा है इस पे इसका कोई वेट नहीं होगा।
तो जो ये बचा हुआ मास है और ओवरऑल ग्लास का जो मास है उसकी वजह से रिएक्शन आ रहा होगा। ये पहला स्टेज हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेज पर आते हैं इस सिस्टम के क्या हुआ होगा। तो सेकेंड स्टेज पे अगर मैं बात करूं तो अब इसको पार्टिकल हिट करना शुरू कर दिया और पार्टिकल्स हिट करना शुरू कर दिया और इसमें मास लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो मास जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये जो हवा में पार्टिकल है जो कि यहाँ पर थे और ये पार्टिकल अब हमेशा सेम ही होंगे, ये और ये हमेशा सेम हो। तो ये पार्टिकल का जो वेट ऑलरेडी था, जो इस कंडीशन में रीडिंग थी, ये रीडिंग तो रहेगी अब भी, बिकॉज यहाँ पर वेट है और यहाँ पर कुछ वेट है, बचा हुआ जो वेट है वो हवे पे है, सेम वैसा ही कंडीशन। तो इस वजह से ये जो रीडिंग थी वो तो ऑलरेडी रहेगी, बट साथ में कुछ पार्टिकल लगातार इसको जो हिट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, उसकी वजह से एक और थ्रस्ट का फोर्स आ रहा होगा, रिएक्शन का फोर्स आ रहा होगा, जो कि पार्टिकल पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो पार्टिकल ने इस प्लैंक पे नीचे की तरफ लगाया होगा, तो वो डीपी बाई डी टी का एक फोर्स इस पे एक्स्ट्रा आ गया होगा। और जैसे ये पूरा खाली हो जाने वाला है, जब ये पूरा सिस्टम खाली हो जाने वाला है, तो मैंने दो, तो यहाँ पर जैसे ये ओवरऑल पूरा खाली हो जाएगा ऊपर वाला पोर्शन, तो लास्ट में ये एक स्ट्रीम बचा होगा और यहाँ पर कुछ मासेस बढ़ के ऐसे हो गए होंगे और ये एक लास्ट स्ट्रीम बचा होगा। मैंने यहाँ तक अपने सिस्टम को माना है, स्टेज 2 को मैंने यहाँ पे फिनिश किया है। तो इसको ओवरऑल जब ये खाली हो गया है, तब जैसे जस्ट ये खाली हुआ है और ये स्ट्रीम यहाँ पर बना है, उस वक्त मैंने इसका स्टेज 2 एंड किया है। और लास्ट स्टेज में मैंने क्या माना है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है अब ये वन बाय वन इसमें फॉल करेंगे। तो स्टेज 2 पे जो फोर्स था वो फोर्स होगा ही, बिकॉज डीपी बाई डी टी के कारण जो फोर्स है वो अब भी लग रहा है। एंड साथ में आप देख सकते हो कि कुछ एक्स्ट्रा मास लगातार इस पे और ऐड हो रहे हैं, जो हवे में थे वो मास भी अब इस पे जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा मास लगातार ऐड होंगे और फाइनली ये पूरे मासेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और रीडिंग हमारी इस तरह से 3 स्टेज में मैंने इसको ग्रुप किया है। तो आप देख सकते हो अब इसके कैलकुलेशन वाली पार्ट बस बची है, मैंने समझा तो दिया है कि किस तरह से बन रहा है, तो उसके कैलकुलेशन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं और फिर फाइनली इस वीडियो को एक अच्छे नोट पे खत्म करते हैं। ओके, सो स्टेज 1 के बारे में वही जो मैंने बात कहा है वैसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉट येट हिट्स द लोअर वन, लोअर वन पे अभी हिट नहीं किया है। तो हमें पता है ये कब तक होगा, जब पहला पार्टिकल जो निकला है वो एच हाइट जैसे फॉल करा होगा, तो उस एच हाइट फॉल करने के लिए जो टाइम लगा होगा वही हमारा टाइम है। तो जो स्टेज 1 है वहां पर टाइम इतना बीत चुका होगा, और इस टाइम के अगर मैं किसी भी जनरल टाइम के लिए लिखूं तो वेट क्या होगा, एम प्लस एम नॉट। ये मतलब ओवरऑल वेट मतलब सैंड प्लस दैट ग्लास का वेट है, उसमें से कुछ कम होगा, कितना कम होगा, जितना मास निकल चुका होगा पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। ये मास अभी हवे वाला मास है जो हवे पर है किसी भी टाइम पे, इनटू जी कर दिया तो मैंने वेट लिख लिया, मतलब ये एक्स्ट्रा वेट मैं बोल सकता हूँ ये रीडिंग होगी किसी भी इस स्टेज 1 पे। तो स्टेज 1 पे आप देख सकते हो नॉर्मल मास से एम पहले, नॉर्मल मास से चीजें कम होते जा रही है, लीनियरली डिक्रीज कर रही है। तो अगर ये नॉर्मल मास था तो लीनियरली डिक्रीज करते हुए एक पर्टिकुलर जगह तक ये पहुंचने वाला है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फोर्स इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट होगा वो देख सकते हैं, इसके कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज करेगा बिकॉज कुछ एक डीटी बाई डी टी वाला टर्म भी एक्स्ट्रा आने वाला है। तो चलो स्टेज 2 पे चलते हैं, समझते हैं वहां पर क्या है। ओके, स्टेज 2 की अगर बात करें तो आप देख सकते हो व्हेन सैंड पार्टिकल स्टार्ट्स हिटिंग द लोअर अर्थ इट कॉज एन इम्पल्स ऑन द बेस along with the same mass which already deposited along with the some mass which already deposited speeds to ends when अच्छा, तो वो चीज हो गई है, उस पे मास लगातार हिट कर रहे हैं, उसकी वजह से एक डीपी बाई डी टी का भी फोर्स आएगा। डीपी बाई डी टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले टर्म को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, मैं डीपी बाई डी टी वाले टर्म को पहले ले लेता हूँ, फिर उसके बाद उस टर्म पर आ जाएंगे। तो हमें पता है कि लैम्डा की स्पीड से कर रहे हैं, मासेस निकल रहे हैं, तो लैम्डा इंटू डी टी, ये मास डिपॉजिट होंगे डी टी टाइम पे, और किस मोमेंटम के साथ आ रहे थे, बी वाले मोमेंटम के साथ आ रहे थे। तो लैम्डा ये मोमेंटम चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, ये तो लैम्डा इंटू वी आ रहा है, और वी कौन सा होगा, कौन सा पार्टिकल हिट कर रहा है, जो कि एच हाइट फॉल कर चुका है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, रूट 2 जी एच वाली स्पीड होगी। तो मैंने 2 जी एच के साथ भी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा इंटू वी, ये ओवरऑल मेरा इम्पल्स इस पे लग रहा है बेस पे एक्स्ट्रा। और साथ में ये जो वेट था उसमें से स्ट्रीम के अंदर
स्ट्रीम पे जो भी मासेस फॉल कर गए हैं ना, आप समझ रहे होगे, ये मेरे पास ये पूरा था, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, तो स्ट्रीम के अंदर ये जो पार्टिकल पहुंचा है, तो कितने मास है, लैम्डा इंटू टाइम, और कितने टाइम तक ये पार्टिकल फॉल किया है। तो इस टाइम में जो भी मासेस निकले होंगे वो अभी इस लाइन पर ही होंगे, बिकॉज ये पार्टिकल निकलना शुरू किया, अब ये यहाँ पे पहुंचा, इसके बीच में जो भी मास निकले हैं वो स्ट्रीम पर ही है अभी। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, लैम्डा इंटू √2h इंटू जी, ये वाला टर्म एक मैंने बना लिया। और ओवरऑल इतने मास, ये पहले मास था, उससे ये मास अभी हवे में, और साथ में dt/dt कैलकुलेट किया, तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है कि ये √2gh वाला टर्म और ये जो टर्म है जी, जब मल्टीप्लाई होगा अंदर, दोनों टर्म सेम आ जा रहे हैं। तो इस वजह से सॉल्व करने पर ये m + m0 इंटू जी आ रहा है। मतलब ओवरऑल पहले जो रीडिंग थी, अभी तक कैसे हो गया, ये पहले वाली रीडिंग थी, ये डिक्रीज किया, एंड अब फिर से पहले जैसी रीडिंग पर आ गया है। स्टेज 2 यहाँ पर एंड होगा, और स्टेज 2 को हम एंड कब कर रहे हैं, जब वो पूरा खाली हो चुका होगा, ऊपर वाला जो कंटेनर है ये पूरा खाली हो चुका होगा, तब हम एंड कर रहे हैं। बिकॉज अब हमें पता है कि स्ट्रीम पर धीरे धीरे पार्टिकल गिरने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज 3 पर आते हैं और समझते हैं कैसा है। ओके, तो स्टेज 3 की अगर बात करें, तो आप समझ रहे हो यहाँ पर कि ऊपर वाला खाली हो चुका है, और कुछ जो मासेस थे, मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसा बनाऊं, तो ये वाला खाली हो चुका है, और ये स्ट्रीम के मासेस है। और जो भी पहले फोर्सेस था dp/dt की वजह से, जो भी फोर्स था वो भी ऑलरेडी हो रहा होगा, और ये जो वेट है, और अब dp/dt वाला भी फोर्स होगा, मतलब जो रीडिंग सेकंड केस में आया वो रीडिंग तो होगा ही, बट साथ में ये कुछ पार्टिकल एक्स्ट्रा इस पे ऐड होते जा रहे हैं, तो इस वजह से एक और एक्स्ट्रा वेट भी इसका इस स्टेज में बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो हमारा प्रीवियस स्टेज में फोर्स था वो तो अभी है ही, और साथ में अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं जब ये पूरे टी टाइम के बाद ये पूरा ओपन, या फिर कोई भी जो टी टाइम अभी बीता है, शुरू से टी टाइम बीता है, और ये जब पूरा खाली हो गया होगा, तो खाली होने पर इसको कितना टाइम लगा होगा, m0 मास था, लैम्डा की स्पीड से गिर रहा था, तो m0/λ मैंने लिख लिया कितने टाइम। तो एम टी में से कौन सा टाइम हटा देता हूँ, m0/λ, तो टी टोटल टाइम जो अभी फिलहाल का टाइम है, टी क्या मान रहे हैं, जो अभी फिलहाल का टाइम है, और उसमें से मैंने क्या हटा दिया, ये स्टेज 2 तक का टाइम हटा दिया है, m0/λ। तो ये अभी जो भी टाइम है, ये छोटा सा टाइम है, इस स्टेज 3 का टाइम है। तो इस स्टेज 3 पे कितने मासेस उस पे ऐड हो गए होंगे, वो अगर मुझे लिखना है, तो ये स्टेज 3 का टाइम हुआ, और साथ में मैंने इसमें ऐड क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो मुझे पता है ये एंड कब होगा, जब पूरे मास नीचे गिर गए होंगे, मतलब जो लास्ट वाला पोर्शन है, जब स्टेज 3 शुरू हुआ है, तो ये लास्ट वाला पार्टिकल जब नीचे गिर जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ स्टेज 3 एंड हो गया है। और लास्ट वाले पार्टिकल को नीचे गिरने के लिए हमें पता है कि 2h/g वाला टाइम और एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो m0 जो अगर टाइम ओवरऑल टाइम है वो m0/λ है, और एक्स्ट्रा टाइम क्या लग रहा है, 2h/g। तो मैंने इस t के बदले मैंने लास्ट में इसको यहाँ पर एंड जब हुआ है उसकी वैल्यू रख दी। तो आप देख सकते हो फोर्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टर्म्स कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर लैम्डा इंटू 2h/g इंटू जी वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ओवरऑल ये मेरा टोटल फोर्सेस के बारे में देख लिया। तो आप समझ रहे हो कि हमारा फोर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, पहले डाउन हुआ, मेन मास से डाउन हुआ, फिर यहाँ से कॉमन हो गया, फिर ये आप देख सकते हैं एक लीनियर फंक्शन बन रहा है, समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो लीनियर फंक्शन से बढ़ा एंड फाइनली फिर से डाउन होके ऐसा हो। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एक बार मैं शो कर देता हूँ ग्राफ किस तरह से बना। ओके, सो ये ओवरऑल ग्राफ है, आप देख सकते, चेक कर सकते हो, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी है। तो ये एक तरह से ये ग्राफ यहाँ पर बताया, आप समझ गए होंगे। और यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। हमने बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में कवर की है। तो अगर ये वीडियो आपको तेज लगा है, तो आप थोड़ा सा बार बार चीजों को समझें, बट इसमें मैंने सारी एक्सक्लूसिव कवरेज की है, हर एक चीज को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे और अच्छे वीडियोस आएंगे इस चैनल पे, तो आप इस वीडियोस को थोड़ा लाइक वगैरह कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह पे और थोड़ा शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगली वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।